Assalamualaikum, dear students. Welcome to a new video lecture. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी सेम जो पिछले वाला लेक्चर था डीएनए रेप्लिकेशन और एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज होते हैं उसके बारे में था। तो आज हम उसी प्रोसेस को आगे लीड कर रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट 1। इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 में हम जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मेन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जो कुछ स्टेप जो हमें जाननी लाजमी होती है, जिनको हम समझ ले तो उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। डीएनए के कौन से होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? वो हमारे पास 4th नाइट्रोजनस बेसिस उन न्यूक्लियोटाइड से अटैच हुए होते हैं। जैसे कि अभी उसके टाइप्स है एएमपी, एडेनोसिन, थायमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये हमारे पास बेसिकली स्टार्ट में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिव होने की जरूरत होती है। तो एंजाइम यहां पे वर्क करता है फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज एंजाइम के थ्रू इन न्यूक्लियोटाइड्स की एक्टिवेशन होती है। मतलब ये है कि ये पहले हमारे पास मोनोफॉस्फेट होते हैं, तो जो फास्फोराइलेज एंजाइम है वो इसी न्यूक्लियोटाइड को एडिशन ऑफ फॉस्फेट करता है और इससे बन जाते हैं आगे एएमपी से बन जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टीएमपी से बन जाता है थायमीन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड लास्ट में ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पे हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड एक्टिव हो जाते हैं आगे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर वर्क करने के लिए। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो हमने डिस्कस किया था एंजाइम और हेलिकेज एंजाइम के डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है, उसको ओपन करता है। तो उसी को हम अभी इसी टॉपिक में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये हेलिक्स होता किस तरह है, उसकी अनवाइंडिंग किस तरह होती है और ये प्रोसेस किस तरह आगे लीड करता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसी स्टेप में होता है रिकॉग्निशन ऑफ ओआरआई साइट। व्हाट इज ओआरआई साइट? दिस इज बेसिकली साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। मतलब ये है कि ये एक ऐसी जगह है जहां से रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो इस स्पेशल सीक्वेंस को, जो स्पेशल सीक्वेंस होता है इनसाइड डीएनए स्ट्रैंड, जिसको हम ओआरआई साइट कहते हैं, उसको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। लेट्स सपोज रिकॉग्नाइज। उसको रिकॉग्नाइज करता है। अब रिकॉग्निशन के बाद जैसे ही हमारे पास ओआरआई साइट की रिकॉग्निशन होती है कि इसी साइट से रेप्लिकेशन ने आगे लीड होना है, रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना है, तो उसी जगह पे है एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन था कि डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करना, उनको ओपन करना। तो एंजाइम हेलिकेज आके इसी जगह पे फंक्शन करता है और स्ट्रैंड को अनवाइंड करके या ओपन कर देता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है टोपोआइसोमेरेज एंड एसएसपी आल्सो परफॉर्म इट्स फंक्शन। मीन जो टोपोआइसोमेरेज था कि जो हमारे पास जो क्या कहते हैं स्ट्रैंड से
जब उसकी स्ट्रैंड को ओपन करते हैं, स्ट्रैंड के अंदर जो अनवाइंडिंग होती है, उससे जो टेंशन बनता है, उस टेंशन को खत्म करने के लिए, रिलीज करने के लिए हमारे पास टोपोइसोमेरेज एंजाइम यूज होता है। और जो सिंगल स्ट्रैंडिंग स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है वो मेक इट स्टेबल, जो ये स्ट्रैंड है उसके अंदर जो टेंशन बना हुआ है उसके बाद इसी स्ट्रैंड को स्टेबल बनाता है। अब देखें, जो हमारे पास ओआरआई साइट्स थे जहां से रिप्लिकेशन ने स्टार्ट होना होता है, वो भी वेरी करता है। वेरी किस तरह करता है? अब अगर इन केस हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म हो वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, तो यूकेरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो जीनोम होता है, उनका जो डीएनए होता है वो होता है लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक दिस बैक्टीरिया एक्सेट्रा, उनका जो जीनोम होता है, उनका जो डीएनए मेकअप होता है वो होता है सर्कुलर जीनोम। तो यूकेरियोट्स के अंदर मेनी ओआरआई साइट्स होते हैं, अप टू 1000 साइट्स होते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया के अंदर जिनका सर्कुलर जीनोम होता है, उनके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल ओआरआई साइट होता है जहां से रेप्लिकेशन में स्टार्ट होना होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहां से एंजाइम हेलिकेज बाइंड करता है और उस स्ट्रैंड को ओपन करता है। तो अगर वो हमारे पास यूकेरियोट्स का लीनियर डीएनए हो तो ये इस टाइप का डीएनए होगा और उसका स्ट्रैंड यहां से खुल जाएगा, लाइक यहां से स्ट्रैंड खुल गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन fork in case of eukaryotes, in case of linear DNA। अगर इन केस हमारे पास प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हो तो उनका जो सर्कुलर जीनोम होता है वहां पे अगर एंजाइम आके बाइंड हो और उसको अनबाइंड करे तो उनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कह सकते हैं रेप्लिकेशन बबल। राइट। अब लास्ट जो स्टेप है इस टॉपिक का वो है प्राइमर फॉर्मेशन के एक्टिवेशन भी हो गई हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास डीएनए, उसके अंदर ओआरआई साइट की रिकॉग्निशन साइट भी मालूम हो गई। हेलिकेज एंजाइम ने आके अपना वर्क भी कर दिया, डीएनए के स्ट्रैंड को अनबाइंड कर दिया, ओपन कर दिया। टोपोइसोमेरेज एंजाइम इन एसएसपी आल्सो वर्क, एंड एट लास्ट the primer formation is also important. So what is primer? Primer is basically a piece of RNA. It means why it's called piece of RNA? Because primer is always a single strand. Like you know, the RNA is a single strand, so primer is also a single strand. It is a piece of RNA. देखिए ये RNA का piece है हमारे पास। अब ये जो प्राइमर है इसका जो एक इन होता है वो है 5 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम। जो 5 प्राइम इन है इस पे फास्फेट अटैच है और जो 3 प्राइम इन है यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप अटैच है। अब इस प्राइमर के साथ जो नया न्यूक्लियोटाइड आगे अटैच होगा वो उसकी 5 प्राइम और इसका ये 3 प्राइम फ्री यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे इनका जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यहां पे बन जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये प्राइमर कहां पे और कैसे अटैच होता है। लाइक दिस प्राइमर, ये आके यहां पे अटैच होता है। प्राइमर का 5 प्राइम इन और ये 3 प्राइम इन हमारे पास नॉर्मली होता है। अब प्राइमर 3 प्राइम इन पे क्यों अटैच होता है और तो इसकी जो डिटेल है वो ये है कि प्राइमर के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास हमें नोट करनी चाहिए कि प्राइमर जो होगा वो ऑलवेज अटैच होगा 3 प्राइम इन पे। वन पॉइंट
और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जो प्राइमर अटैच होगा 3 प्राइम एंड पे अटैच हो गया तो वो ऑलवेज आगे जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम आगे मूवमेंट करेगा। तो ये हमारे पास दो बातें हैं प्राइमर के बारे में। तो वो अभी यहाँ पे हम आपको डिस्कस करते हैं कि 3 प्राइम एंड पे तो प्राइमर आके अटैच हो गया। अब यही इसकी जो ट्रैवलिंग होगी वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड यहां से आगे जाएगा और एक न्यू जो इसका जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उससे एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड इसका बन जाएगा। अभी जो दूसरा स्ट्रैंड है इसमें तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करें तो 5 प्राइम 3 प्राइम तो ये यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं आते, तो इसको हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो अगर ये 5 प्राइम है तो अगर यहां तक हम इस स्ट्रैंड को लेते हैं तो ये इसका 3 प्राइम इन होगा, तो हम इसी जगह पे प्राइमर को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे प्राइमर ऐड होगा, उसका 5 यहां पे आएगा, 3 यहां पे आएगा, तो 3 प्राइम इन पे प्राइमर ऐड हो गया और अब ये 5 to 3 आगे मूवमेंट करेगा और यहां तक आगे जाएगा। उससे आगे जो प्रोसेस होते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनना, ये पूरे जो डिटेल है डीएनए रेप्लिकेशन की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये थी वो स्टेप्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंस होती है, जिनको डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस से थोड़ा पहले समझना होता है कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स एंड प्राइमर फॉर्मेशन। जब इन स्टेजेस को हम समझ लेंगे तो हमारे पास जो आगे जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का वो हमें सिंपली आसानी से समझ आ जाएगा।